अक्सर पढ़े लिखे लोग भी हमने ये कहते देखे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हम बंदर से इंसान बने हैं। फिर यह सवाल किया जाना भी स्वाभाविक है, दुनिया में आज भी बंदर क्यों हैं? लोग डार्विन की थ्योरी को कितना कम और कितना सतही आंकते हैं। इसे लेकर न सिर्फ इसके विरोधियों में बल्कि समर्थकों में भी जानकारी का भेदभाव है। डार्विन के सिद्धांत का संबंध केवल बंदर और इंसान से नहीं है, बल्कि पूरे जीव जगत से है। तो सही गलत में अंतर करने के लिए और डार्विन की थ्योरी को बिल्कुल सरल सिंपल वे में समझने के लिए बने रहें एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। हमारी और बंदरों की कुछ हरकतें, आदतें और डीएनए बेशक मिलता हो, लेकिन हम बंदर से इंसान नहीं बने हैं। डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी का अर्थ यह कभी था ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कभी किसी मानवकार कपि की पीढ़ी में दो ग्रुप बने थे और दोनों अलग अलग निकल गए। दोनों को पनपने के लिए एकदम अलग अलग हालात मिले और दोनों ही अलग अलग रूप में अपने आसपास के हालात के अनुरूप इवॉल्व हुए। बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला जैसे इंसानों से मिलते जुलते जीव हमारे पूर्वज नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारे कजिन हैं। कभी हमारा और इनका पूर्वज एक ही था। डार्विन की थ्योरी किसी सीधे तने से जीव विकास की बात नहीं करती, बल्कि वो शाखाओं पर शाखाओं से गुजरते विकास की बात करती है। लेकिन बात इतने पे खत्म नहीं होगी। आम समझ में जब बात समझ नहीं आती तो वह अगले सवाल पे आती है, जैसे हमें आज कोई जीव बदलता क्यों नहीं दिखता? हम तो इंसान बन गए, लेकिन हमारे ये रिश्तेदार बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी ही क्यों रह गए? इस तुक्के जैसी थ्योरी को सच कैसे माना जाए? अगर विकासवाद सही है तो इसके सबूत क्या हैं? जहां तक सबूतों की बात है, विकासवाद के पास सबूतों का कोई अभाव नहीं है। कितने ही सबूत तो ऐसे हैं जिन्हें हम अपने आसपास ही देख सकते हैं। जैसे आपने मुर्गियां, ऑस्ट्रिच, कीवी आदि पक्षियों से मिलते जुलते जीव देखे ही होंगे। इनके पास पंख होते हैं, लेकिन वे उड़ते नहीं बल्कि चलते दौड़ते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, जब ये उड़ते ही नहीं तो इनके पास पंख क्यों है? असल में यही एवोल्यूशन का सबूत है, जो कहता है कि कभी इनके पुरखे उड़ते थे। उनमें से कुछ ऐसे वातावरण में रहने लगे जहां उड़ने की जरूरत ही नहीं रह गई, तो उड़ना छूट गया और ये अवशेषी अंग बचे रह गए। आपने व्हेल देखी होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी उम्र पानी में रहती है, लेकिन इनके बाकी जलचरों की तरह गलफड़े नहीं होते, जिस वजह से ये पानी से ऑक्सीजन नहीं ले पाती। इन्हें सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है। इनके पानी में तैरने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। ये बाकी जलचरों की तरह दुम को दाएं बाएं न करके थलचरों की तरह ऊपर नीचे करती हैं। इनकी अस्थियां भी मैमल्स की तरह भारी होती हैं। इनके पिंजर में पिछले पैरों की अवशेषी हड्डियां आज भी मौजूद है। यही एवोल्यूशन के सबूत हैं जो हमें कहते हैं कभी इनके पुरखे जमीन पर रहा करते थे, जिन्होंने बाद में पानी को अपना घर बना लिया। कैसे जीव इतने बदल जाते हैं, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किन्हीं पक्षियों का कोई झुंड है और वो उड़ते हुए किसी ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाए जहां उनका कोई दूसरा प्रतियोगी नहीं है और ना ही वहां उनका कोई प्राकृतिक शिकारी है, जहां खाना बेशुमार है। तो ऐसे माहौल में उनके उड़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी यही इंफॉर्मेशन जेनेटिकली उनके डीएनए के जरिए आगे कैरी होती रहेगी और कई पीढ़ियों के बाद उनकी काया बिल्कुल ही बदल जाएगी। भरपूर खुराक और सुरक्षित जीवन उन्हें बेहतर ढंग से पनपने का मौका देगा और वह आकार प्रकार में पहले से काफी बड़े और कुछ हद तक अलग हो जाएंगे। उनके पंख उड़ने लायक नहीं रहेंगे, बल्कि मुर्गियों की तरह बस नाम के रह जाएंगे। फिर अगर कोई आदिवासी उन्हें पकड़कर पालतू बना ले तो उनकी मेहनत और कम हो जाएगी। तब उन्हें खाना खोजने के लिए ज्यादा चलने और दौड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आगे कई पीढ़ियों के बाद उनकी संतानें अपने आइलैंड वाले पिछले पूर्वजों से बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी। और तब कोई खोजी उन्हें देख समझकर यह कहे, कभी इन उड़ान भर रहे पक्षियों का और उस आइलैंड पर दौड़ने वाले पक्षियों का और किसी पिंजरे में बंद मुर्गियों का कोई साझा पूर्वज था, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो उड़ते परिंदे हमें मुर्गियों में तब्दील होते दिखाई देने चाहिए। हम सवाल कर सकते हैं, यही चीज हमें दूसरे प्राणियों से अलग करती है और इसलिए ही आम प्राणी से इंसान बनने की कहानी उस वक्त से शुरू नहीं होती जब उसने दोनों पैरों पर चलना शुरू किया था। तब भी वो दूसरे जीवों की तरह ही जंगली जीवन जीता था। तब भी उसका जीवन भोजन, प्रजनन और सुरक्षा तक ही सीमित था।
तब भी वो कच्चा मांस और कच्ची वनस्पति ही खाता था, और उसी हिसाब से उसका शरीर था। असल में इंसान बनने की कहानी तब शुरू होती है जब उसने भोजन खोजने के बजाय उगाना शुरू किया था। आग, भाषा, खेती और कबीलाई आवास के आविष्कार के बाद ही वो इंसान बनने लगा था, क्योंकि तभी उसे सोचने के लिए समय मिला था और खोजने के लिए उसके पास बहुत कुछ था। इंसान के सवाल करने की आदत और उसकी खोजी बुद्धि ने ही उसे इंसान बनाया है। आज बेशक वो कुछ सवालों के जरिए अपने अतीत से भागने की कोशिश करता हो और खुद को सीधे वर्तमान में धरती पे उतारा गया श्रेष्ठ प्राणी मानता हो, लेकिन उसके अतीत की निशानियां उसके एक साधारण जीव से इंसान बनने की गवाही देती है। जैसे अपेंडिक्स, इरेक्टर पिली, अक्कल दाढ़, कान को हिलाने वाली मांसपेशी और उसके बहुत ही पुराने अतीत की निशानी, आंखों के कोनों पर पाई जाने वाली झिल्ली, ये सब उसके एवोल्यूशन के सबूत हैं। विकासवाद महज एक थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। ये जीव जगत से लेकर पेड़ पौधे पहाड़ तक में होता है। कभी पानी में डूबा रहने वाला किनारा आज की पर्वत श्रृंखला है। इसे जमीन का एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। वातावरण हमेशा बदलता रहता है और इसलिए ही जीवों को वातावरण के हिसाब से ढलना होता है। विकास कभी सीधे एक तने में आगे नहीं बढ़ता, वो शाखाओं पर शाखाओं में आगे बढ़ता है। समय के साथ नई शाखाएं फूटती जाती हैं और कई पुरानी शाखाएं वातावरण के साथ तालमेल न बिठा पाने की वजह से नष्ट हो जाती हैं। जीव जातियां सदा बदलती रहती हैं। आज का इंसान पहले के इंसानों सा नहीं है, आज का बंदर भी पहले के बंदरों जैसा नहीं है। सच यही है, हम कभी एक तने से निकले थे और आज शाखाओं पर शाखाओं में बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। बंदर, मानव, चिंपैंजी आदि सभी जेनेटिक स्तर पर मिलते जुलते हैं। उनमें जो डीएनए के फर्क हैं वे धीरे धीरे पर्यावरण में तालमेल बिठाने की जरूरतों की वजह से पैदा हुए हैं। हर एक शाखा से निकले जीव में अपने इलाके के हिसाब से अलग बदलाव आते हैं। फिर वक्त के साथ ये पूरी तरह से अलग जीव हो जाते हैं। अरबों साल पहले इंसानों, चिंपांजियों, बंदरों का जो पूर्वज था वो ना मानव था, न चिंपांजी था और ना ही बंदर था। वो आज के हमसा और हमारे जैसे वानरों, कपियों सा कुछ भी नहीं था। लेकिन सभी जीव जंतुओं का पहला पूर्वज एक ही था और वो था एक कोशिकीय जीव। उसी से हम सब निकले हैं। सभी पेड़ पौधे, शैवाल, फफूंद, सारे जीव, जीवन के सभी प्रकार उसी एक पहले जीव की संतानें हैं। वो बढ़ा, बटा, बढ़ता गया और बढ़ता गया, लेकिन उसे अपना रूप बदलने में और आज के जीवन की तरह जटिल होने में अरबों साल लगे। और जब हम बात करोड़ों अरबों वर्षों में हुए बदलावों की कर रहे हैं, तब उन बदलावों को एक घंटे, एक दिन, एक महीने या एक साल में सामने घटता नहीं देख सकते। डार्विन ने कोई साधारण बात नहीं कही थी। डार्विन को लैमार्क और पहले के विद्वानों की धारणाओं के पार जाना पड़ा था, तभी वे अपनी नई थ्योरी सामने ला पाए थे। डार्विनवाद के मूल में प्राकृतिक चुनाव है। जीवों में विविधताएं इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अलग अलग समय पर कुदरत ऐसे जीवों का चुनाव करती है। जीव जिस पर्यावरण में रहते हैं वो बदलता रहता है। उस बदलते पर्यावरण के अनुसार जीव बदलने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार की प्रतियोगिता है जो जीवों के बीच लगातार चलती रहती है। जो सफलतापूर्वक बदल पाते हैं वे प्रजनन करते हैं और अपने बदलाव अगली पीढ़ी में पहुंचा देते हैं। इन सब बदलावों के पीछे जीवों की कोशिकाओं में मौजूद डीएनए और उससे बने जीनों का हाथ है। जीन कोशिकाओं के भीतर तरह तरह के प्रोटीन बनाते हैं और वे प्रोटीन जीवों के तमाम गुण धर्मों को नियंत्रित करते हैं। डीएनए के बदलाव भी तय करते हैं कौन सा मेढक पीला और कौन सा हरा होगा। यही तय करते हैं कौन सा आम मीठा और कौन सा खट्टा होगा। जरा सोचिए, डार्विन ने जब अपना सिद्धांत दिया था उस समय ना डीएनए की खोज हुई थी और ना ही जीनों का पता था। उस समय तक तो जेनेटिक्स का जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए डार्विन की बातों की अहमियत और भी बढ़ जाती है कि एक आदमी सिर्फ जीवों को देख समझकर इतनी गहराई से सोच सकता है। डार्विन का सिद्धांत केवल जीव विज्ञान का विषय नहीं है। यह हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए। यह जीव जगत और इस कुदरत को देखने का नजरिया बदल देता है।